हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने आज के शो में हम रिसेंटली रिलीज ली क्रोनिस द ममी नाम की फिल्म की बात करने वाले हैं। अपनी बताऊं तो मेरे लिए तो यह ईयर 2026 की वन ऑफ द बेस्ट एंड स्केरियस्ट हॉरर मूवी है। और रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी की बात करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। इस फिल्म की कहानी की स्टार्टिंग इजिप्ट के असवान नाम शहर से होती है, जहां हम एक फैमिली जिसमें मॉम, डैड, दो बेटे और एक बेटी को कार में एंजॉय करते हुए ट्रैवल करते देखते हैं। यहां हम नोटिस करते हैं कि तीनों बच्चे और डैड तो काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मॉम बहुत सीरियस थी। जब ये सब लोग अपने घर वापस लौटते हैं तो वह देखते हैं कि घर में इनका पेट बर्ड खत्म हुआ पड़ा था। ऐसे में यह दोनों पति पत्नी अपने घर के सेलार में जाते हैं, जहाँ सेलार के अंदर हम एक ब्लैक कलर का पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका घर जमीन में दबे हुए किसी पिरामिड के ऊपर बना है। खैर, वे इसके अंदर जाते हैं, जहां उन्हें बेसाल्ट पत्थर का बना एक काला ताबूत मिलता है। जंजीरों की मदद से वे उस ताबूत को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। ताबूत के अंदर उन्हें एक मम्मी मिलती है। वह औरत अपने पति से पूछती है, क्या यह मम्मी जिंदा है? जिस पे उसका पति नहीं में जवाब देता है। तभी ठीक उसी पल वह मम्मी अचानक हिलने लगती है। फिर एक के बाद एक कई अलौकिक घटनाएं घटने लगती हैं। जिन जंजीरों का इस्तेमाल ताबूत को खोलने के लिए किया गया था, वह जंजीरें अचानक उछलकर पति के चेहरे पर लगती हैं। इस जंजीर पर लगी हुई हुक उस आदमी के चेहरे में धंसकर उसे ऊपर हवा में उठा लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अब दोस्तों, कहानी का रुख मिस्र के कायरो शहर की ओर मुड़ता है, जहां हमारी मुलाकात एक खुशहाल और चहचहाते परिवार से होती है। इसमें पुरुष चार्ली कैनन एक टीवी इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करता है और साथ में है उसकी पत्नी लारिसा। लारिसा अभी प्रेग्नेंट है। लारिसा के पहले से ही दो बच्चे हैं, जिनके नाम है केटी और सेबेस्टियन। हम देखते हैं कि केटी और चार्ली अक्सर मोर्स कोड का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एक दिन जब लारिसा काम पर गई हुई थी तो बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी चार्ली पर आ जाती है। केटी खेलने के लिए घर के बगीचे में चली जाती है, लेकिन दोस्तों, बगीचे की बाड़ के पास एक अजनबी औरत केटी से बात करने लगती है और यह वही औरत है जिसे हमने फिल्म के शुरुआती दृश्य में उसके परिवार के साथ देखा था। यह औरत खुद को एक मैजिशियन बताती है और केटी को कुछ आसान जादू के करतब दिखाती है, जिसके बाद वह उसे चॉकलेट भी देती है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि केटी उस मैजिशियन की बेटी लाइला को जानती है और यह मैजिशियन लाइला की माँ है। मैजिशियन कहती है कि आज वह केटी के लिए एक खास फ्रूट लेकर आई है, जो कि चॉकलेट से भी ज्यादा स्वीट है। और ऐसा कहकर वह केटी को एक एप्पल देती है। जैसे ही केटी ये एप्पल लेती है, एप्पल में से एक कीड़ा निकलकर केटी के मुंह के अंदर चला जाता है, जिससे केटी का दम घुटने लगता है। उधर घर के अंदर चार्ली को अलमारी में एक ही तरह की चॉकलेट के बहुत सारे रैपर्स मिलते हैं। यह देखकर चार्ली को शक होने लगता है कि शायद कोई अजनबी केटी को चॉकलेट दे रहा है। इसी शक के आधार पर चार्ली तुरंत बाहर गार्डन में केटी को देखने जाता है, लेकिन उसे केटी कहीं भी दिखाई नहीं देती और गार्डन की बाड़ भी एक जगह से कटी हुई थी। चार्ली केटी की तलाश में घर से बाहर जाता है। बाहर उसे एक औरत एक छोटी बच्ची को गोद में उठाकर भागती हुई दिखाई देती है। चार्ली उस औरत का पीछा करता है, लेकिन ठीक उसी समय एक जबरदस्त रेत का तूफान आ जाता है, जिस कारण चार्ली उस औरत को पकड़ नहीं पाता। अगला सीन पुलिस स्टेशन का आता है, जहां चार्ली और लारिसा अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंचते हैं। वहां ड्यूटी पर मौजूद सीनियर डिटेक्टिव उल्टा चार्ली और लारिसा पर ही शक करने लगता है कि शायद वे खुद ही अपनी बेटी के लापता होने के लिए जिम्मेदार हों। इसी दौरान वहां एक और डिटेक्टिव भी मौजूद होती है, जिसका नाम है डालिया जैकी, जो अपने सीनियर डिटेक्टिव की सोच से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। चार्ली और लारिसा को पुलिस से कोई खास मदद नहीं मिलती और वे लोग केटी का कुछ पता नहीं लगा पाते। अब कहानी 8 साल आगे बढ़ती है। चार्ली और लारिसा अभी भी साथ हैं। उनकी बेटी केटी अभी तक नहीं मिली और उनमें से कोई भी केटी के लापता होने के सदमे से उबर नहीं पाया है। उनका बेटा सेबेस्टियन भी अब काफी बड़ा हो गया है। इसी बीच लारिसा ने एक और बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने मॉड रखा। यह परिवार अब अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में रहता है। असल में लारिसा की माँ कार्मेन एक पक्की कैथोलिक हैं और वह भी इस परिवार के साथ ही रहती हैं। इसके बाद अचानक से हमें एक अन्य दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें रेगिस्तान में एक आदमी अपनी साइकिल की उतरी हुई चेन को ठीक कर रहा होता है। तभी बैकग्राउंड में एक छोटा विमान क्रैश हो जाता है। वह आदमी उस क्रैश वाली जगह पर पहुंचता है, जहां उसे दोनों पायलट मरे हुए मिलते हैं। वहीं पास में उसे बेसाल्ट पत्थर का बना हुआ एक ताबूत भी मिलता है। इस क्रैश की खबर तुरंत अथॉरिटीज को दी जाती है, जिसके बाद 2 आर्कियोलॉजिस्ट उस ताबूत को अपनी लैब में ले जाकर खोलते हैं।
हैं। ताबूत के अंदर एक बच्चे की मम्मी रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पर लिपटी हुई पट्टियों की कुछ परतें हटाई, वह मम्मी अचानक से जिंदा हो उठी। दिखने में ऐसा लग रहा था मानो किसी जिंदा बच्चे को मम्मी की तरह लपेटकर इस ताबूत में बंद कर दिया गया हो, और उस बच्चे की हालत भी बहुत खराब थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने पट्टियों की जो परतें हटाई थी, उन पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। इसके साथ ही इस पूरे दृश्य में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि कैटी ही थी, वही कैटी जो 8 साल पहले गायब हुई थी। चार्ली को तुरंत यूएसए एम्बेसी से फोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी 8 सालों के बाद मिल गई है। हालांकि उसकी हालत अभी भी बेहद नाजुक है। खुशी से झूमते हुए चार्ली और लरिसा कैटी से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्हें कैटी से मिलने की परमिशन देने से पहले डॉक्टर उन्हें वार्निंग देते हैं कि कैटी अब वैसी सामान्य बच्ची नहीं दिखती जैसे वह पहले हुआ करती थी। वह गंभीर रूप से कुपोषित है और जिस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से वह गुजर रही है, उसके चलते अब उसने पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया है। असल में कैटी इतनी ज्यादा मेंटली अनस्टेबल है कि वह खुद को ही नुकसान पहुंचाती रहती है, और इसी वजह से ज्यादातर समय उसे गहरी बेहोशी की दवा देकर रखा जाता है। इसके बाद आखिरकार वे दोनों अपनी बेटी कैटी से दोबारा मिलते हैं। कैटी सचमुच पूरी तरह से बदली हुई दिख रही थी। वह एक जिंदा मम्मी जैसी हो चुकी थी। चार्ली और लरिसा कैटी को घर वापस ले जाने का फैसला करते हैं ताकि वे वहीं उसकी देखभाल कर सके और उसे फिर से पहले जैसा स्वस्थ और सामान्य बना सके। अब जब कैटी मिल गई थी तो डिटेक्टिव डालिया एक बार फिर से उसके केस पर काम शुरू कर देती है, और इस बार वह चार्ली से वादा करती है कि वह पक्का पता लगाएगी कि उन 8 सालों के दौरान जब कैटी लापता थी तब उसके साथ असल में क्या हुआ था। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली और लरिसा मिलकर कैटी को घर ले आए हैं और उन्होंने उसे रहने के लिए एक अलग कमरा दिया है। अपनी बहन को देखकर सेबेस्टियन पूरी तरह से हैरान रह गया। वही दूसरी ओर मॉड अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उसने इससे पहले कभी कैटी को देखा ही नहीं था। कैटी को बिस्तर पर लिटाया जाता है, जहां कार्मेन उसके लिए प्रार्थना करने लगती है। हम देखते हैं कि कैटी की आंखें घूमकर कार्मेन की तरफ जाती हैं, और फिर अचानक ही कैटी अपनी दादी कार्मेन को अपने सिर से जोरदार टक्कर मार देती है। इससे कार्मेन पूरी तरह खून से लथपथ हो जाती है। अब इसके तुरंत बाद कैटी अजीब तरह से चिल्लाने लगती है, और बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसका शरीर एक भयानक तरीके से विकृत हो जाता है। बाद में उसी रात कैटी अपने बिस्तर से उठती है और किसी भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति की तरह घर की दीवारों के अंदर से होकर तेजी से भागने लगती है। इस घर की दीवारें खोखली थी, जिनमें ऐसे ट्रैप डोर्स बने थे जिनसे कोई भी अंदर जाकर दीवारों के बीच घूम फिर सकता था। लरिसा और चार्ली कैटी का पीछा करते हैं और यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह एक जिंदा बिच्छू को चबाकर निगल रही है। वे जबरदस्ती कैटी को उल्टी करवाते हैं और फिर उसे उसके कमरे में बंद कर देते हैं। इस घटना के बाद चार्ली को डालिया से उन 5 लिखे हुए परचमेंट की तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें कैटी को ताबूत के अंदर लपेट कर रखा गया था। चार्ली तुरंत उन परचमेंट का अध्ययन करना शुरू कर देता है। चार्ली भी यह पता लगाना चाहता था कि उन 8 सालों के दौरान कैटी के साथ असल में क्या हुआ था। अगले दिन लरिसा और कार्मेन मिलकर कैटी की साफ सफाई और देखभाल कर रहे थे। तभी अचानक लरिसा ने देखा कि कैटी के पैरों के नाखून बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसने एक नेल क्लिपर से उन्हें काटना शुरू किया, लेकिन जब उसने कैटी के पैर के अंगूठे का नाखून काटने की कोशिश की तो कैटी के पैर की चमड़ी ही उखड़ गई। चमड़ी ऐसे लग रही थी मानो उसके नीचे वही लिखे हुए परचमेंट्स जड़े हुए हों। इससे कैटी बहुत ही हिंसक हो जाती है, जिस कारण उसे बेहोशी की दवा देनी पड़ती है। इस घटना से लरिसा पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली नोटिस करता है कि उसकी पत्नी लरिसा बहुत ज्यादा परेशान थी। लरिसा चार्ली से बहस करती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहा है कि कैटी के 8 साल की गैर मौजूदगी में उसके साथ क्या हुआ था, बजाय इसके कि अब जब वह आखिरकार घर लौट आई है तो वह बस उसकी देखभाल करे। हम यह भी समझ सकते हैं कि कैटी के गायब होने का दोष लगातार चार्ली पर ही मढ़ा जाता रहा। हालांकि चार्ली यह बताता है कि कैटी के गायब होने की घटना से कई दिन पहले से ही कैटी को चॉकलेट मिल रही थी, जिसका मतलब है कि लरिसा भी उसका ठीक तरह से ख्याल नहीं रख रही थी। असल में वे दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। इसके बाद लरिसा रोते हुए कैटी से कुछ बोलने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कैटी बस अपनी माँ लरिसा पर थूक देती है। खैर, उसके कुछ ही देर बाद जब चार्ली कैटी की गिरी हुई व्हीलचेयर उठाने जाता है तो वह देखता है कि वही परचमेंट जो अभी अभी कैटी के पैर से छूटा था पहियों में फंसा हुआ था। चार्ली उस परचमेंट को निकाल लेता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। फिर वह सावधानी से उसके अंदर छिपी हुई लिखावट का अध्ययन करता है। उन पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे समझने के लिए चार्ली अल्बुकर्क के कम्युनिटी कॉलेज में जाता है। वहाँ वह प्रोफेसर बिक्सलर से मिलता है, जो आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर बिक्सलर उस लिखावट को समझने की कोशिश करने के लिए राजी हो जाते हैं। इस बीच जब चार्ली अपनी बेटी कैटी से बात करने की कोशिश करता है
तो वह अपने दांतों से एक अजीब सी क्लिक की आवाज निकालने लगती है। शुरू में चार्ली को लगता है कि यह केटी की तरफ से बस एक असामान्य प्रतिक्रिया है। हालांकि उसे जल्द ही एहसास होता है कि केटी के दांतों से निकलने वाली आवाजों का पैटर्न असल में मोर्स कोड है। चार्ली तुरंत इन पैटर्न को लिख लेता है और पता लगता है कि केटी एक खास नाम दोहरा रही थी, जो था लाइला। चार्ली तुरंत यह नाम डिटेक्टिव डालिया को बताता है, जो सुझाव देती है कि चार्ली इस बात की जांच करे कि क्या केटी 8 साल पहले लाइला नाम के किसी पर्सन को जानती थी। चार्ली तुरंत केटी के सामान वाला एक पुराना बक्सा खोलता है। यह बक्सा अलग अलग तरह के कार्ड्स और यादगार चीजों से भरा हुआ था। इस बक्से में हर तरह के कार्ड थे। ज्यादातर वे शोक संदेश वाले कार्ड थे, जो तब मिले थे जब केटी पहली बार लापता हुई थी। उन्हें खंगालते हुए चार्ली को आखिरकार एक कार्ड मिलता है, जिस पर लाइला खलील नाम की किसी पर्सन के साइन हो रखे थे। कार्ड के सामने वाले हिस्से पर उसी चॉकलेट का रैपर चिपका हुआ था, जिसे चार्ली ने 8 साल पहले घर की एक अलमारी में पाया था। कार्ड पर लिखा था कि तुम इस चॉकलेट से भी ज्यादा मीठी हो। कार्ड के अंदर लाइला ने लिखा था कि केटी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसे इस बात का बहुत दुख है कि केटी के साथ ऐसा हुआ। इस बीच मॉड को केटी के कमरे से कोई आवाज सुनाई देती है और वह चेक करने के लिए वहां जाती है। अचानक केटी कांपती हुई आवाज में मॉड से बात करने लगती है। केटी कह रही थी कि वह मॉड से बात करना चाहती है। मॉड केटी के कमरे की दरवाजे की तरफ बढ़ती है और दूसरी तरफ से केटी अचानक कहती है कि वह मॉड को टेस्ट करना चाहती है। यह सुनकर मॉड भाग जाती है। हालांकि केटी एक शैतानी मंत्र जपना शुरू कर देती है, जिससे मॉड हवा में ऊपर उठ जाती है और फिर जोर से जमीन पर आ गिरती है। जिसके बाद देखा जा सकता था कि मॉड के ऊपर भी इस शैतान का असर दिखने लग गया था। इस बीच चार्ली डालिया को उस चिट्ठी की एक फोटो भेजता है, जो उसे लाइला से मिली थी। पोस्टेज स्टैंप की जांच करके डालिया को पता चलता है कि यह चिट्ठी मिस्र के असवान शहर से भेजी गई थी। अब असवान के 40 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक ही पोस्ट ऑफिस था, इसलिए डालिया के लिए यह ढूंढना बहुत मुश्किल था कि यह चिट्ठी ठीक किस जगह से भेजी गई थी। फिर भी डालिया ने उस इलाके से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरों और दूसरे डेटा की जांच करना जारी रखा। आखिरकार उसे असवान रेगिस्तान के ठीक किनारे पर एक नेक्टरीन का बगीचा मिला। इस खोज के आधार पर डालिया ने यह नतीजा निकाला कि जिस व्यक्ति ने केटी को अगवा किया था, वह जरूर इसी नेक्टरीन उगाने वाले इलाके में रहता होगा। बिना कोई समय बर्बाद किए डालिया अकेले ही पूरे इलाके की तलाशी लेने निकल पड़ी। इसी दौरान चार्ली प्रोफेसर बिक्सलर से मिलने जाता है, जो उन इंक्रिप्शंस को कुछ हद तक समझने में कामयाब हो गए हैं। प्रोफेसर ने यह पता लगाया कि यह भाषा बहुत पुरानी है, जो 3000 ईसा पूर्व से भी पहले की है, और यह इंक्रिप्शंस असल में एक बहुत ही पुरानी बंधन क्रिया रस्म का एक छोटा सा हिस्सा है। चार्ली ने प्रोफेसर को जो इंक्रिप्शंस दिए थे, उनमें एक खास शब्द नेस्मेरेनियन बार बार आया था। चार्ली पूछता है कि इस शब्द नेस्मेरेनियन का क्या मतलब है। इसके जवाब में प्रोफेसर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाते हैं, जिसमें प्राचीन मिस्र के राक्षसों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस लेक्चर रिकॉर्डिंग में स्पीकर बताते हैं कि नेस्मेरेनियन एक तरह का राक्षस था, जो इंसानों के बीच एक परछाई की तरह रहता था। वह किसी पिता के शरीर पर कब्जा कर सकता था और उसके बाद पिता की पत्नी को अपने ही बच्चों को दफनाने के लिए मजबूर कर सकता था। ठीक इसी वजह से नेस्मेरेनियन को परिवार का विनाशक भी कहा जाता है। इसी आध्यात्मिक बीमारी की तरह यह एक इंसान के शरीर से दूसरे इंसान के शरीर में चला जाता था। कैंसर की तरह फैलते हुए यह पूरी कम्युनिटी को ही तबाह कर देता था। हालांकि लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास नेस्मेरेनियन का आतंक पूरी तरह से खत्म हो गया था। तब से इससे जुड़ी कोई और घटना या कहानी सामने नहीं आई थी। उसे एक जाल में फंसाकर कसकर बांध दिया गया था। यह सुनकर चार्ली सन्न रह गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं यह नेस्मेरेनियन केटी के अंदर ही तो नहीं छिपा बैठा। इसी बीच डालिया शहर के एक खास इलाके में गई, जहां उसे शक था कि केटी को अगवा करने वाला किडनैपर छिपा हुआ है। इस इलाके में डालिया को एक घर दिखाई दिया, जो उस समय खाली लग रहा था। मौका पाकर उसने उस जगह की छानबीन शुरू कर दी। वह उस घर के तय खाने में उतरी और दोस्तों, यह वही घर है जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग सीन में देखा था, जहाँ वह काला पिरामिड था। डालिया ने उस जगह का अच्छी तरह से मुआयना किया और वह समझ गई कि वहाँ किसी तरह का कोई रिचुअल किया गया था। एक ऐसा रिचुअल जिसमें शायद केटी ने भी हिस्सा लिया था। अपनी छानबीन पूरी करने के बाद जब डालिया घर के मेन फ्लोर पर लौटी, तो उसे पता चला कि वह रहस्यमयी मैजिशियन वहां आ चुकी थी। उस मैजिशियन ने डालिया पर हमला किया, लेकिन अपने बचाव में डालिया ने उसे गोली मार दी। उसके तुरंत बाद डालिया को बाहर एक और लड़की दिखाई दी। जैसे ही उस लड़की ने डालिया को देखा, वह मुड़ी और भाग गई। डालिया ने उसका पीछा किया और आखिरकार एक खास जगह पर उसे पकड़ लिया।
लिया जहां वह अपने हाथों से जमीन खोद रही थी। उस लड़की के हाथों में एक डिब्बा था जिसमें एक VCR कैसेट रखी थी और उस कैसेट पर केटी का नाम लिखा हुआ था। डालिया ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसने उस लड़की को भी हिरासत में ले लिया। डालिया उस लड़की से पूछताछ करती है। वह लड़की बताती है कि उसका नाम लाइला है, वही लाइला जो कभी केटी की दोस्त हुआ करती थी। अब हमें पता चलता है कि वह मैजिशियन लाइला की माँ है। लाइला की जीभ काट दी गई थी जिसकी वजह से वह साफ साफ बोल नहीं पा रही थी। फिर भी वह यह बात समझाने में कामयाब हो जाती है कि उसने एक बार अपनी माँ की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की थी, जिस कारण उसकी माँ ने ही उसकी जीभ को काट दिया था। ये लोग सेक्टर S1 से ताबूत को कहीं और ले जा रहे थे क्योंकि उस इलाके में बाढ़ आने वाली थी, लेकिन जिस हवाई जहाज से उसका भाई ताबूत को लेकर जा रहा था वह क्रैश हो गया, जिसका मतलब है कि उस हवाई जहाज के हादसे में जो 2 पायलट मारे गए थे वे लाइला के भाई थे। यह सब सुनने के बाद डालिया लाइला से कहती है कि वह सब कुछ विस्तार से लिख कर बताए, खास तौर पर उसकी माँ असल में क्या करती है। इसके बाद डालिया केटी से जुड़ी वह टेप देखती है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद डालिया चार्ली से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वह उसे सच्चाई बता सके। चार्ली डालिया की कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए डालिया सीधे उसके घर जाने का फैसला करती है। अब यहाँ से इस फिल्म की कहानी मोड पर फोकस हो जाती है जिसमें अब पूरी तरह से बदलाव आ चुका है। वह अपनी टीचर से बदतमीजी करती है जिसकी वजह से चार्ली को स्कूल बुलाया जाता है। चार्ली मोड को घर ले जा रहा होता है, तब गाड़ी के अंदर मोड अपने भाई को अश्लील इशारे करती रहती है। उधर घर में कारमेन केटी के कमरे में जाती है और उसके लिए प्रार्थना करने लगती है, लेकिन अचानक एक शैतानी अंदाज में बोलते हुए केटी कारमेन पर हमला कर देती है। केटी कमरे को अंदर से बंद कर देती है और बेकाबू होकर पूरी क्रूरता के साथ कारमेन पर हमला करती है। शैतानी हंसी हंसते हुए केटी उस क्रॉस को जिसे कारमेन ने पहना हुआ था उसके गले में कस कर लपेट देती है। फिर वह उसी क्रॉस से कारमेन को हवा में ऊपर उठा देती है जिससे उसका दम घुटने लगता है। इसके बाद वह धक्का देती है जिससे कारमेन खिड़की तोड़कर बाहर फेंक दी जाती है। ठीक उसी समय चार्ली अपनी कार में अपनी बेटी मोड और बेटे सेबेस्टियन के साथ घर पहुंचता है और कारमेन का शरीर सीधा उनकी गाड़ी पर आ गिरता है। तभी कुछ जंगली भेड़िए अचानक से वहां आ जाते हैं जो कारमेन के शरीर पर टूट पड़ते हैं और उसे नोचकर खाने लगते हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर कोई सदमे में था, लेकिन मोड इस पूरे दृश्य को देखने के बाद खुशी से ठहाके लगाकर हंसने लगती है। कारमेन अब खत्म हो चुकी थी, जिसका सबसे बड़ा सदमा लरीसा को लगा। अगले सीन में हम कारमेन का अंतिम संस्कार का दृश्य देखते हैं, जहां मोड अपने सारे दांत खुद ही निकाल लेती है। फिर वह कारमेन के बेजान शरीर से नकली दांत निकालती है और उन्हें खुद लगा लेती है। इसी बीच केटी अपने भाई सेबेस्टियन को उल्टी सीधी बातें बोलकर परेशान करना शुरू कर देती है, जिस कारण अब सेबेस्टियन में भावनात्मक तनाव के लक्षण दिखने लगते हैं। फिर केटी अपने बंद बेडरूम के फर्श के तख्तों को तोड़कर नीचे वाले कमरे की छत पर रेंगना शुरू कर देती है। फिर वहां जमा सभी मेहमानों के ठीक सामने वह कारमेन के ताबूत में कूद जाती है और उसके बचे कुचे शरीर को खाना शुरू कर देती है। इस नजारे को देखकर मेहमान पूरी तरह से दहशत में आ गए और घबरा कर वहाँ से भाग खड़े हुए। लरीसा और चार्ली अभी भी इन घटनाओं के सदमे में थे। खासकर लरीसा इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसने ऐलान कर दिया कि वह अब और केटी को अपने घर में नहीं रख सकती। इस घटना के बाद वे केटी को उसकी व्हील चेयर से बांध देती है और उसके बेडरूम के दरवाजे पर कई ताले लगा देती है। इसी समय डालिया उनके घर आती है और अपने साथ वह कैसेट टेप लाती है जिसमें केटी की रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग में जादूगरनी ने बहुत बारीकी से यह बताया था कि केटी के साथ क्या और क्यों किया गया था। वह टेप देखना शुरू करते हैं जिसमें मैजिशियन यह खुलासा करती है कि उसके परिवार के पास एक बहुत पुराना राज छिपा है। उन्होंने एक नस्मेरेनियन शैतान को कैद कर रखा है। इस शैतान को काबू में रखने के लिए वे ममिफिकेशन नाम की एक विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पवित्र ग्रंथों के मंत्र लिखी हुई पट्टियों को सीधे उस इंसान के जीवित शरीर पर लपेटा जाता है और जैसे जैसे ये मंत्र वाली पट्टियां हटाई जाती हैं, वह राक्षस और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है। यह मंत्र लिखित पट्टियां ही असल में उस राक्षस को बांध कर रखने का काम करती हैं। अब चूंकि उस राक्षस को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे इंसानी शरीर के अंदर ही बांध कर रखा जाता है और जब कोई इंसानी शरीर कमजोर पड़ने लगता है तो उस नेस्मेरेनियन को किसी दूसरे शरीर में भेज दिया जाता है। वह मैजिशियन एक प्राचीन कल्ट की सदस्य थी और उसका फर्ज था कि वह उस नेस्मेरेनियन को एक जीवित शरीर एज ए होस्ट देकर काबू में रखे। जब नेस्मेरेनियन को इन पट्टियों में लपेटा जाता है तो वह राक्षस उस नश्वर शरीर के अंदर तब तक कैद रहता है जब तक कि उस शरीर का स्वाभाविक अंत नहीं हो जाता, यानी जब तक कि बुढ़ापे की वजह से उस शरीर की मृत्यु नहीं हो जाती। इसलिए एक बच्चा ही इसके लिए सबसे सही होस्ट होता है, क्योंकि एक बच्चे की जीवन
अवधि ज्यादा लंबी होती है। अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को चुना जाए तो उसकी मृत्यु लगभग तुरंत ही हो जाएगी और ऐसे में उस रिचुअल को दोबारा करने की जरूरत पड़ जाएगी। अब केटी वाले वीडियो कैसेट में हम देखते हैं कि कल्ट के सदस्य जिन्होंने मास्क और एक जैसी पोशाक पहनी हुई थी वे मंत्रों का जाप कर रहे थे। इन्होंने केटी को पिछले होस्ट के शरीर के ऊपर लटकाया हुआ था। मंत्रों के जाप से पुराने होस्ट के मुंह से एक काला तरल पदार्थ निकला जो सीधा केटी के शरीर में चला गया। इस प्रक्रिया के जरिए नेस्मेरेनियन को सफलता पूर्वक केटी के शरीर में ट्रांसफर कर दिया गया। कल्ट के सदस्य केटी को उस ताबूत के अंदर हमेशा के लिए जिंदा रखते जब तक कि वह बुढ़ापे के कारण खत्म नहीं हो जाती। अब क्योंकि असमान गांव में बाढ़ आने का खतरा था, इसलिए मैजिशियन के बेटे उस ताबूत को हवाई जहाज से कहीं और ले जा रहे थे, मगर वह हवाई जहाज रास्ते में ही क्रैश हो गया, जिसके बाद केटी को वहां से निकाल लिया गया। यह वीडियो देखने के बाद लरिसा और चार्ली पूरी तरह से हिल गए थे। असल में चार्ली तो पूरी तरह से सदमे में चला गया। इन सब के साथ साथ केटी ने अपने भाई सेबेस्टियन को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। केटी के कहने पर सेबेस्टियन अपना सिर जोर जोर से दीवार पर पटकने लगा था। फिर केटी के आदेश पर काम करते हुए सेबेस्टियन ने उसके कमरे के छोटे दरवाजे को तोड़ दिया और केटी की त्वचा पर चिपके हुए सभी बचे हुए इंस्क्रिप्शन को फाड़कर हटाने लगा। ऐसा करके उसने केटी के अंदर मौजूद नेस्मेरेनियन को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया, जिससे वह अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर आ गया। आखिरकार केटी और उसके अंदर रहने वाला दानव नेस्मेरेनियन पूरी तरह से आजाद हो गए और केटी चीखते हुए हवा में ऊपर उठने लगी। उसके चारों ओर एक तूफान जैसा भंवर बन जाता है। अब सेबेस्टियन और उसकी माँ लरिसा भी उस राक्षस के वश में हो गए थे। यहाँ तक कि मर चुकी कार्मेन भी फिर से जिंदा हो गई और किसी राक्षस के वश में होकर घर लौट आई। यहाँ इन सभी में एक जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। सेबेस्टियन अपनी ही माँ पर झपटा और उसे मारने की कोशिश करने लगा, जबकि लरिसा ने उसके हमलों से बचते हुए दीवारों के पार भागने की कोशिश की। इसी बीच दादी कार्मेन ने डालिया पर हमला कर दिया और केटी खुद चार्ली से लड़ने लगी। केटी चार्ली को काटने लगी, जबकि कार्मेन ने अपने ही मुंह से एक बिच्छू निकाला और उसे डालिया के मुंह में ठूस दिया। वह बिच्छू डालिया के गले के अंदर घुसने लगा और दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। हालांकि डालिया किसी तरह से अपने मुंह के अंदर हाथ डालकर उस बिच्छू को बाहर निकालने में कामयाब रही। फिर उसने कार्मेन पर हमला किया और किसी तरह वहां से बचकर निकल गई। लरिसा भी अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच केटी के अंदर से नेस्मेरेनियन ने चार्ली को ताना मारते हुए कहा, अब तुम्हारी बेटी को कोई नहीं बचा सकता, मैं ही उसका असली बाप हूँ। लेकिन ठीक उसी पल चार्ली ने तुरंत पूरी ताकत लगाकर केटी को कसकर पकड़ लिया और फिर वह डालिया को वीडियो के बारे में याद करवाते हुए कहता है कि उसे वे मंत्र बोलने होंगे जो उस रस्म के दौरान पढ़े जा रहे थे। हालांकि डालिया अपने गले में लगे घाव की वजह से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन किसी तरह अपनी उंगली से उस छेद को दबाकर वह मंत्र बोलने में कामयाब हो जाती है। ये मंत्र होस्ट ट्रांसफर की रस्म को शुरू करते हैं और आखिर में नेस्मेरेनियन केटी के मुंह से निकलकर चार्ली के मुंह में चला जाता है। चार्ली ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। नेस्मेरेनियन अब चार्ली के अंदर था। अब जब भी वह शैतान एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाता है तो बीच में एक छोटा सा कूलिंग पीरियड होता है, जिसके दौरान वह सुस्त अवस्था में रहता है और इसी समय के दौरान होस्ट को मंत्रों वाली पट्टियों से सील किया जाता है। ठीक यही प्रक्रिया अब चार्ली पर भी की जाने वाली थी और अब जैसे ही नेस्मेरेनियन केटी के शरीर से निकला वह बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हो गई। अब मॉड और सेबेस्टियन भी नॉर्मल हो गए थे। अगले सीन में चार्ली को एक ताबूत जैसी चीज के अंदर बंद दिखाया जाता है। उसे बांधकर सुरक्षित कर दिया गया है। अब जैसे जैसे समय बीतता है केटी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मॉड और सेबेस्टियन भी पूरी तरह से ठीक हो गए थे। अगले सीन में लरिसा डालिया को फोन करके बताती है कि वह चार्ली के बारे में बात करना चाहती है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है जहां हमें जेल के अंदर मैजिशियन को दिखाया जाता है। यह मैजिशियन डालिया की गोली लगने के बाद भी बच गई थी और इस समय जेल में बंद है। इस पल एक नर्स मैजिशियन की जेल में दाखिल होती है। असल में यह लरिसा है जो नर्स के बेस में मैजिशियन को बेहोश करने का इंजेक्शन देने आई है। इसके बाद डालिया चार्ली को व्हील चेयर पर बिठाकर अंदर लाती है। यह दोनों अब चार्ली के अंदर मौजूद शैतान को मैजिशियन के शरीर में डालने वाली थी और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी कहानी फिल्म ली क्रोनिन्स द ममी की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।